हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। यूपीएससी की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटी का जो टॉपिक है संसद यानी पार्लियामेंट, आज वही टॉपिक होने वाला है, वही चैप्टर होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ऑडियो बुक को। छठवां संशोधित संस्करण, भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु एम लक्ष्मीकांत। अध्याय 22 संसद, चैप्टर 22 पार्लियामेंट। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संसद का गठन। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन, पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो कोई अध्यादेश जारी कर सकता है आदि। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज, राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनती है। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका के विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन होते हैं। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया गया है। अतः हमारे संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद के ताज की तरह है। वही दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। दोनों सदनों की संरचना। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 255 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 संघराज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। संसद की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघराज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। पहला, राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रिमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी संख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्य में होती है। उदाहरण स्वरूप, उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा में 1 सदस्य है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधि बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं।
अर्थात अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी सीटों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त हैं। नंबर 2, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 9 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3 दिल्ली, पुडु और जम्मू एवं कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य 6 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। नंबर 3, नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सकें। जहां यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। लोकसभा की संरचना। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 524 सदस्य राज्यों से, 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। नंबर 1, राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, यह मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए थी, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस उपबंध को खत्म ही कर दिया गया है। लोकसभा की चुनाव प्रणाली। लोकसभा चुनाव प्रणाली में संबंधित विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध बनाए हैं। पहला, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी संख्या 60 लाख से कम है। दूसरा, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य के यथासाध्य एक ही हो। संक्षेप में, संविधान सुनिश्चित करता है कि क राज्यों के बीच, ख उन राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। जनसंख्या से आशय अंतिम जनसंख्या की गणना से है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः
समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। आ, राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन। और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। 22वें संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया। 1971 की जनगणना के आधार पर इस प्रतिबंध को 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2006 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 84वें संविधान अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं संयुक्तिकरण कर सकती है। बाद में 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा के स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व प्रणाली का त्याग किया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, 1960 तक। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियुक्त किया गया। सामान्य सीटों की तरह 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी वजह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने को आधार बनाया गया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरे शब्दों में, यह अल्पसंख्यकों छोटे समूहों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। इस व्यवस्था के तहत सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल ने इसका हिस्सा मिलता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हैं, जिनके नाम हैं एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधानसभा परिषदों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान में दो कारणों से नहीं अपनाया गया। नंबर 1,
मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया जो कि जटिल है, समझने में कठिनाई क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है। दूसरा, बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। इसके अलावा अनुपातक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निम्नलिखित दोष हैं। पहला, यह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। दूसरा, यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती। तीसरा, यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है। नंबर 4, यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। दोनों सदनों की अवधि। राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह अपेक्ष स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोनयन होता है। सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इन्हें संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 माह की होनी चाहिए। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया गया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया। लोकसभा की अवधि। राज्यसभा के अलावा लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर अपनी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। संसद की सदस्यता। अर्हताएं। संविधान ने संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अपनी शपथ में यह सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। नंबर 3, उसे राज्यसभा के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। नंबर 4, उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हों। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद में ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएं निर्धारित की हैं। नंबर 1, उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीयन मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी है। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निष्कर्ष को वैध ठहराया। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या राज्य संघ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं। निर्हरताएं। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। नंबर 1, यदि वह भारत सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर
दूसरा, यदि वह विकृत चित्त है और न्यायालय में ऐसी घोषणा की है। तीसरा, यदि वह घोषित दिवालिया है। चौथा, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभी स्वीकार किए हुए है। पांचवा, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य निहिताएं निर्धारित की हैं। पहला, वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो। दूसरा, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निर्भरता नहीं है। तीसरा, यह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो। उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो। वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर न हो। उसने जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। नंबर 7, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो। नंबर 8, उसे अपने छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार में संलिप्त न पाया गया हो। किसी समय किसी सदस्य से उपरोक्त निहिताएं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए। दल बदल के आधार पर निहिताएं। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति की संसद की सदस्य निहित ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। सदस्यों को दल बनाकर विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निहित करार दिया जा सकता है। पहला, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल से के टिकट पर उसे चुना गया हो। दूसरा, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। नंबर 3, अगर निर्दलीय चुना हुआ सदस्य किसी राजनीतिक रूप से शामिल हो जाता है। 4, अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। तो 10वीं अनुसूची के तहत निहिताओं के सवाल का निपटारा राज्यसभा के सभापति व लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, न कि भारत का राष्ट्रपति। 1992 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया कि सभापति या राष्ट्रपति का अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित स्थितियों में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। नंबर 1, दोहरी सदस्यता। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नंबर 2, निहरता। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निहिरता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाता है। यहाँ विनिर्दिष्ट निहिरता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निहिरता में दल बदल भी शामिल है। नंबर 3, पद त्याग। कोई सदस्य यथास्थिति
राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। त्यागपत्र स्वीकार करने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है। नंबर 4, अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन के अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 5, अन्य स्थितियां। किसी सदस्य को राज्य संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है का यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। ख, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ग, यदि वह राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। अगर कोई निहर व्यक्ति संसद से निर्वाचित सदस्य होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया या उसकी चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहराया जा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को राज्य न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। संसद में या प्रतिज्ञान में संसद सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं ले लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेता और ना ही मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का भी हकदार नहीं होता। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माने भरना होगा। नंबर 1, शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता या वह सदस्यता के लिए अर्हता नहीं रखता है। तीसरा, जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। वेतन और भत्ते। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इसके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। सन 2018 में सदस्यों को वेतन 15,000 रुपीज़ से बढ़ाकर 1 लाख रुपीज़ प्रति माह कर दिया गया। चुनाव क्षेत्र भत्ता रुपीज़ 4500 से बढ़ाकर 700 तथा कार्यालय खर्च रुपीज़ 4500 से बढ़ाकर 600 प्रति माह कर दिया गया। इसके पहले 2010 में कार्य करने के दौरान प्रत्येक दिन आवासन के लिए दैनिक भत्ता 1000 से बढ़ाकर 2000 प्रतिदिन कर दिया गया था। 1976 में सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार हो गए। इसके अलावा उन्हें यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि भी मिलती है। लोकसभा सदस्य और उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित करती है। वह भारत की सचिव संसद निधि पर भारत है और वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। 1953 में संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के पदाधिकारी ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट का नाम
निम्न में से किसी पदाधिकारी भी हो सकता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 25 लाख प्रति माह से बढ़ाकर 4 लाख प्रति माह कर दिया। उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकारी हैं जो दर संसद सदस्यों के लिए निर्धारित है। इसके अलावा संसद का प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त अन्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी है। पूरे कार्यालय के लिए प्रतिदिन जिस दर पर संसद सदस्यों को देय है, साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति को छोड़कर तो उसी दर पर चुनावी क्षेत्र भत्ता देय है जो दर संसद सदस्यों पर लागू है। उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता सुप्रीम अलाउंस उसी दर पर प्राप्त होता है जो दर कैबिनेट मंत्री को देय है, ₹2000 प्रति माह है। उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा को जो न्यायिक भत्ता मिलता है वह राज्य मंत्री को देय दर के बराबर होता है, ₹1000 प्रति माह।